हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ठीक है। तो इसमें हम पहले न्यूमेरिकल करेंगे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो कैसे तैयार की जाती है। तो ये जो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ये कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, पिछली बार एग्ज़ाम में भी आई हुई है, जो पिछली बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये वाली प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है। पर ये जो आगे आपने न्यूमेरिकल सीखने हैं तो उसके लिए आपको क्या है, पहले ये न्यूमेरिकल सीखना ज़रूरी है। इसमें सिर्फ बेसिक सी बातें बताई गई हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपने सीख लेना। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पिछली बार एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें ये आया हुआ है। ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम जो है ये हमने कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से ली गई है। और कल्याणी पब्लिकेशन की बुक में ये जो चैप्टर है उसमें पहला न्यूमेरिकल ही यही वाला दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो प्रॉब्लम क्या दी है, लिखा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017 एंड बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ऑन 31 मार्च 2017 वर एज फॉलोज। तो क्या कहा गया है कि एच लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने क्या किया, 1 जनवरी 2017 को एच लिमिटेड का बिजनेस जो है उसको एक्वायर कर लिया, यानी कि क्रय कर लिया। ठीक है। और इनकी जो बैलेंस शीट है दोनों कंपनी की 31 मार्च 2017 की वो नीचे दी गई है। तो ये जब आपने न्यूमेरिकल शुरू करना है तो उसमें आपने क्या करना है, ये डेट जरूर अच्छी तरह से देख लेनी है कि बिजनेस को एक्वायर कब किया गया है। ठीक है। खरीदा कब किया गया है, वो खरीदा है 1 जनवरी 2017 को। और वर्ष कब खत्म हो रहा है, वो हो रहा है 31 मार्च 2017 को। ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 2017 का जो पीरियड बनता है, समय है, वो आप देखो वो कितना बन गया, वो बन गया जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बनता है। तो ये जो 3 महीने होगा पीरियड, इसको हम बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है। और जो 1 जनवरी 2017 से पहले का समय है, तो पहले का समय क्या होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक। ठीक है। वो होगा प्री एक्विजिशन पीरियड। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 जनवरी 2017 तक, तो इस पीरियड को हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड। लेकिन ये जो पहली तारीख है ये बीच में शामिल नहीं होगी क्योंकि इसको क्रय कर लिया। तो ये आप टाइम देखो तो ये कितना बन गया, 3 महीने जो हैं वो बन गए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और 9 महीने जो हैं वो बन जाएंगे प्री एक्विजिशन पीरियड। और दूसरी बात इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स, कि सारे के सारे शेयर जो है एच लिमिटेड ने खरीद लिए हैं। तो इसका मतलब है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा, ये याद रखना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आएगा। तो वो कैसे होगा, मान लो एच लिमिटेड ने 80% शेयर जो है वो एक्वायर किए होते, तो इसका मतलब होना था कि 80% जो शेयर है वो बनता है होल्डिंग कंपनी का, और 20% जो शेयर होगा उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। तो चलो इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर्स और ₹10 ईच। एच लिमिटेड के हैं 8 लाख रुपए के, एस लिमिटेड के हैं 3 लाख के। तो इसका मतलब एच लिमिटेड के बाद जो नंबर शेयर्स है वो कितने हैं, 80,000, 80,000 शेयर हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से इसकी कीमत बन गई 8 लाख। और एस लिमिटेड के पास कितने, 30,000 शेयर, और 10 रुपये के हिसाब से इसकी कीमत बन गई 3 लाख रुपये। तो ये सारे के सारे शेयर जो है एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं, रिजर्व दिए हैं 1 अप्रैल 2016 को, एच लिमिटेड के 2,10,000, एस लिमिटेड के 40,000 रुपये। फिर सरप्लस अकाउंट, एच लिमिटेड का 50,000 और एस लिमिटेड का 30,000 रुपये। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स दिए हैं 3,50,000 और 1,60,000। बिल्स पेबल, एच लिमिटेड के हैं 40,000 और एस लिमिटेड के हैं 20,000। ठीक है। तो ये पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो कि ये बुक है, बुक से फ़ोटो ली थी तो वैसे की वैसे फ़ोटो ही इसमें लगा दी है हमने। ठीक है। बाकी आपके पास बुक है तो बुक को खोल के आप कल्याणी पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो यही वाली दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो आपको समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद है हमारे पास एसेट्स। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, इसमें आते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख और 2,70,000 रुपये। ठीक है।
एच लिमिटेड के 4 लाख और एस लिमिटेड के 2,70,000। प्लांट एंड मशीनरी एच लिमिटेड की 2 लाख, एस लिमिटेड की 1 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर एच लिमिटेड का 50,000, एस लिमिटेड का 20,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5 लाख रुपये। ठीक है, तो इसमें देखो शेयर जो थे वो 3 लाख के थे, सारे के सारे शेयर जो है एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए। कितने के किए एक्वायर? वो किए हैं 5 लाख के। ठीक है, एच लिमिटेड ने क्या किया, 5 लाख रुपए में सारे के सारे एस लिमिटेड के शेयर जो है वो क्रेक कर लिए हैं। ठीक है, होल्ड कर लिए हैं अपने पास। करंट एसेट स्टॉक जो है 1,50,000 है और 80,000 एस लिमिटेड का है। सन्ड्री डेटर्स एच लिमिटेड के 1 लाख, एस लिमिटेड के 60,000। बैंक बैलेंस एच लिमिटेड का है 50,000, एस लिमिटेड का है 20,000 रुपया। और ये बाकी बैलेंस शीट का टोटल है। और इसमें एक और प्रॉब्लम जो बताई है इन्फॉर्मेशन, वो क्या लिखा हुआ है, द सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। एस लिमिटेड के पास सरप्लस अकाउंट का जो शुरू का बैलेंस था 1 अप्रैल 2016 को, वो था 6,000 रुपये का। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कही गई है, आपको क्या पूछा गया, आपको कहा गया है प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करो। तो बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल लगा के लिख देते हैं, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग नोट हैं, वो आपने सीख लेने भी किस तरह से बनाने हैं। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, जो बातें आपने याद रखनी है, वो पहली बात क्या है, नंबर 1 पहले आपने याद रखना है कि पीरियड फॉर कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट का पीरियड क्या होगा, वो होगा बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। जो आपको मैंने शुरू में बताया वो है 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 जनवरी 2017 तक, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 31 दिसंबर 2016 तक। ठीक है, क्योंकि ये 1 जनवरी की दिन है, इस दिन क्या किया है, एक्वायर कर लिया है, परचेज कर लिया है एस लिमिटेड का बिजनेस। तो ये वाली डेट काउंट नहीं होगी, 31 दिसंबर तक की होगी। तो ये बन गया 9 महीने। ठीक है, ये लिख दिया। और पीरियड ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, वो भी आपको बताया था 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 2017 तक। तो ये बनता था 3 महीने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17। 2016-17 का जो प्रॉफिट बनता है वो कितना है, तो ये देखो ये 30,000 है, ये आपके पास इधर प्रॉफिट दिया होगा सरप्लस में। ठीक है, ये सरप्लस कहाँ का लेना आपने, एस लिमिटेड का। 30,000 पे इनके पास प्रॉफिट था। 30,000 में से 6,000 तो ओपनिंग था, 1 अप्रैल 2016 को पहले का बताया हुआ था। इसका मतलब जो इस साल करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 24,000 रुपये का। 30,000 माइनस 6,000, तो ये देखो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, 30,000 माइनस 6,000, 24,000 रुपये ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अब इसमें हमने देखना है कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके लिए आपको बताया था पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, नहीं, प्री एक्विजिशन पीरियड जो होगा वो कैपिटल प्रॉफिट के लिए है, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना था, 9 महीने। ठीक है, ऊपर कैलकुलेट किया है, तो 9 महीने का प्रॉफिट कितना बन गया इसमें, 24,000 बटा 12 गुणा 9, ये आ गया 18,000 रुपये। तो ये कैपिटल प्रॉफिट बन गया। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 24,000 में से 18,000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। या फिर आप कर लो वो जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, 3 महीने का, आपको कैलकुलेट करके दिखाया है ये वाला। ठीक है, 3 महीने, 9 महीने आपका प्री एक्विजिशन था कैपिटल के लिए, रेवेन्यू के लिए 3 महीने। तो 3 महीने का आ गया 24,000 बटा 12। 12 का मतलब है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए गुणा 3 महीने का बन गया 6,000 रुपये। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 9 + 3। ठीक है, रेशो में बांटना है 9:3 में, तो 9:3 में भी बांट के आप 24,000 को करोगे तो 18,000 और 16,000 रुपया आ जाएगा। 18,000 कैपिटल प्रॉफिट और 6,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। अब देखते हैं टोटल कैपिटल प्रॉफिट कितना है। बैलेंस ऑफ रिजर्व, शुरू में जो बैलेंस दिया हुआ रिजर्व का वो कितना दिया है आपके पास, 40,000 रुपये का। तो ये देखो ये क्वेश्चन में दिया होगा 40,000 रुपया रेवेन्यू प्रॉफिट आपके पास ये दिया है। ठीक है, 40,000 रुपया प्रॉफिट आ गया 1 अप्रैल 2016 का। हाँ, तो इसके बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2016, ये आ गया आपके पास 40,000 रुपये। इसके नेक्स्ट हमारे पास होगा कैपिटल प्रॉफिट में जो पोर्शन वो होगा
बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑन 1 अप्रैल 2016। तो ये कहाँ, ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एडजस्टमेंट के रूम में यहाँ पे दिखाया हुआ है। द सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैड क्रेडिट बैलेंस ₹6,000। तो ये 6,000 रुपया ये क्या है, ये भी प्री एक्विजिशन पीरियड का है, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे ये कैपिटल में आएगी, ठीक है। और जो पोस्ट एक्विजिशन होगी, ठीक है, जिस समय बिजनेस को खरीदा गया 1 जनवरी 2017 के बाद, तो उसको आएगा वो रेवेन्यू पोर्शन में, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये जो 6,000 रुपया हमारे पास आ गया, ये है बैलेंस ऑफ रिजर्व का आ गया 40,000, बैलेंस ऑफ सरप्लस आ गया 6,000, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट के लिए प्री एक्विजिशन पीरियड के। और इसके बाद आता है कैपिटल प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स। ये जो आपने निकाला था प्रॉफिट में से हिस्सा, ठीक है, 9 महीने का, तो यहाँ पे आपने वर्किंग नोट में किया था, ये देखो कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, 18,000 रुपया। तो ये वाला 18,000 रुपया भी कैपिटल में आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट जो बन गया वो बन गया 64,000, ठीक है, एच लिमिटेड के लिए। तो इसके नेक्स्ट जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो आपके पास होगी गुडविल पता करने की या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पता करने की। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि एच लिमिटेड ने शेयर्स खरीदने के लिए उनका जो इंटरेस्ट था या शेयर थे, बिजनेस एक्वायर करना था, उसके लिए पैसा कितना दिया। तो उन्होंने पैसा दिया था 5 लाख रुपए। तो ये आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देखो ये एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की है एस लिमिटेड में 5 लाख रुपए की, लिखा ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5 लाख रुपए। और इनका बिजनेस था कितने रुपए का, इनका बिजनेस था 3 लाख रुपए का। 3 लाख के शेयर जो है वो 5 लाख रुपए में खरीदे हैं। तो 3 लाख का मतलब बिजनेस 3 लाख का नहीं था, कुछ और हिस्सा भी बीच में जुड़ा होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तो पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल की वैल्यू जो थी वो कितनी बनती थी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, वो बनती थी 3 लाख रुपए। और उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट भी बनते थे, वो बनते थे 64,000। तो ये 64,000 कहाँ, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये है टोटल कैपिटल प्रॉफिट, ये 64,000, ठीक है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा भी बीच में जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ोगे आप, वैल्यू ऑफ शेयर, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, 64,000, और टोटल बना 3,64,000 रुपया। तो आपके पास आ गई गुडविल। गुडविल कैसे आई, 5 लाख माइनस 3,64,000 रुपये। तो ये गुडविल आ गई 1,36,000 रुपया, ठीक है। अब आपको एक साथ में लाइन लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होती, ठीक है, और ये जो वैल्यू ऑफ शेयर है, कैपिटल प्रॉफिट है, वो ज़्यादा होता है, तो आपके पास आना था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यानी कि ये आंसर जो है अगर आपका माइनस में आ जाता, इसमें से ये माइनस करके अगर आपका आंसर जो है नेगेटिव आता, माइनस में आता, तो आपने यहाँ पे लिखना था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना है, ठीक है। और पॉजिटिव आ गया आंसर तो इसको हम लिखेंगे गुडविल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ सरप्लस, बैलेंस इन बैलेंस शीट। तो सरप्लस का बैलेंस देखो, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है आपके पास, सरप्लस अकाउंट देखो ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। एच लिमिटेड का देखना है आपने, एच लिमिटेड का यहाँ पे सरप्लस अकाउंट बनता है वो है 50,000 रुपया। तो ये 50,000 रुपये हमने लिख दिए एच लिमिटेड के, ठीक है। और ऐड रेवेन्यू प्रॉफिट, सरप्लस पता करने के लिए आपको रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करने हैं आपने। और रेवेन्यू प्रॉफिट आपने हिस्सा निकाला था यहाँ पे, ये निकाला हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाले 6,000 लिखने हैं, ठीक है, जो एडजस्टमेंट में दिए वो नहीं, ये है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 50,000 और 6,000 56,000 रुपये। तो ये आ गया बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट किस में देखने हैं आपने, जब सरप्लस पता करना है। और कैपिटल प्रॉफिट कब जोड़ने हैं आपने, जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पता करना है या फिर गुडविल पता करनी है, तब आपने ये वाला हिस्सा लेना है कैपिटल प्रॉफिट का। और सरप्लस पता करना है तो आपने हिस्सा लेना है रेवेन्यू प्रॉफिट का, ठीक है। तो अब इसका हम मेन सोल्यूशन करते हैं, बैलेंस शीट। तो ये है आपके पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। तो ये इसका प्रोफॉर्मा है, ये पर्टिकुलर आ जाएगा, ये नोट नंबर, ये अमाउंट है रुपीज़ में। तो नोट नंबर ये देखो मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, ए बी,
ठीक है। लेकिन आपने जितने भी नोट हैं वो सारे के सारे बना लेने हैं। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। फिक्स्ड एसेट है, इसमें टेंजिबल एसेट है, इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, यानी कि जहाँ जहाँ हमने कैलकुलेशन की है उन सभी के आपने नोट जो हैं वो जरूर शो करने हैं, ठीक है। तो पहला चलो मैं ये बताता हूँ आपको, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये नोट ए में लिखी हुई है 8 लाख रुपए। तो 8 लाख कैसे है, ये एच लिमिटेड में देखो आप लोग, यहाँ समझाया भी था मैंने आप लोगों को, ये है 8 लाख रुपए, ठीक है। 80,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख के बनते हैं। तो ये वाली आ गई आपके पास 8 लाख रुपए, ठीक है। अच्छी तरह से समझते जाना इसे आपने। फिर उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो यहाँ पे कितने दिए हुए हैं आपके पास, ये है रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 रुपए के, एच लिमिटेड के हिस्से में देखने हैं, ठीक है। 2,10,000 के ये हैं, और यहाँ भी आपने सरप्लस पता किया है, ठीक है। ये किया था आपने लास्ट में, ये है सरप्लस 56,000, ठीक है। 2,10,000 और 56,000 ये बन गया आपके पास 2,66,000। ये टोटल आ गया इसका 10,66,000 रुपये। इसी प्रकार करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में पहले हमारे हम लिखते हैं इसको ट्रेड पेबल। इसमें क्रेडिटर हैं, एच लिमिटेड के हैं 3,50,000, एस लिमिटेड के हैं 1,60,000। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। ये देखो यहाँ पे लिखे होंगे, क्वेश्चन आपने देखते जाना है, ठीक है। लाइबिलिटी में दिए होंगे आपके पास, ये दिख 3,50,000, 1,60,000, ठीक है। इसी प्रकार बिल पेबल के लिए भी नोट कर लो, 40,000 और 20,000 है, ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास कितना बन गया, ट्रेड पेबल 3,50,000, एस लिमिटेड के हिस्से के 1,60,000 रुपया, जोड़ के आ गया 5,10,000 रुपये। बिल पेबल अभी मैंने ऊपर आपको बताया 40,000 एच लिमिटेड के, एस लिमिटेड के 20,000, ये बन गया 60,000 रुपया। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी बन गई आपके पास 16,36,000 रुपये की। इसके बाद देखते हैं एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। पहले टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं, ये देखो ये एसेट हैं आपके पास, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट जितने भी हैं ये सारे टेंजिबल ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एंड फिक्सचर है। इन सभी का जोड़ लगाओ, लैंड एंड बिल्डिंग का बन गया 4 लाख जमा 2,70,000, 6,70,000, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 20,000, 70,000। इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, ये बन जाएंगे 10,40,000 रुपये। और इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब है कि आपने ये जो गुडविल वगैरह पता की है, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते वो है, ये आपके पास है 1,36,000 रुपये के, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स आ गए 1,36,000 रुपये के। तो ये टोटल बन गया आपके पास है 11,76,000 रुपये के फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। तो स्टॉक देखो कितने रुपए का है, दोनों का आपने जोड़ देना है, ये है करंट एसेट स्टॉक 1,50,000, 80,000, 2,30,000। सन्ड्री डेटर जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 1 लाख और 60,000, 1,60,000, ठीक है। बैंक बैलेंस आप जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 50,000, 20,000, 70,000, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स आपने लिख देने हैं। ये आपके पास कितने आ जाएंगे, देखो मेन सोल्यूशन में देखो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आ गया आपके पास 2,30,000 रुपये का। ट्रेड रिसीवेबल ये बन गए 1,60,000 के, ऊपर आपको बताया था। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये बन गया 70,000, ऊपर आपको बताया था। अब ये भी याद रखना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है। जब बच्चों से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कैश और कैश एट बैंक, ये नहीं होता है। इसके अलावा बाकी की आइटम्स भी आती हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर हैं, यानी कि वो सारे के सारे करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट जो 90 दिन हो, जिसकी तो आपको बता रहा था मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, यानी कि जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर हैं, जिनकी मैच्योरिटी डेट जो है या मैच्योरिटी पीरियड है जो 90 दिन से कम हो, वो सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में शामिल होंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ें शामिल हैं, एक होगा कैश,
दूसरा होगा कैश एट बैंक, ठीक है। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कमर्शियल पेपर्स जिनकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 90 दिन से कम हो, ठीक है। इसके बाद आगे आपको बताता हूँ कि नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं। अकम्पनिंग नोट्स टू द बैलेंस शीट, ये मैंने ऐसे ऊपर बोल के आपको समझा दिया था, लेकिन आपने जितनी भी ऊपर आपने आइटम्स लिखी हुई हैं बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बनाई हुई हैं, उन सभी के आपने नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे ये है शेयर कैपिटल की, ये नोट ए, ठीक है, ऊपर हमने बैलेंस शीट में शो भी किया है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमने ए, ठीक है। ये बी, मैंने सिर्फ ए बी बनाए हैं, आपने इनकी भी बना देने हैं, ठीक है, कि सी लिख दोगे, डी लिख दोगे, ये फिक्स्ड एसेट है इसका ई लिख दो, ठीक है। इनके तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनके नहीं भी लिखने कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ये टेंजिबल एसेट्स है, इसका शो नहीं हुआ कि ये कैसे आया, तो इसका आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो ऊपर बोल के समझाया था, लेकिन यहाँ पे आप डी लिखोगे, सी लिखोगे इसका नोट, और ये आइटम बताओगे टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आई थी, किन किन को जोड़ के आपने इतना पैसा निकाला है। इसी प्रकार इनटेंजिबल एसेट्स है, इसके लिए भी नोट लिखोगे, इसके लिए डी नोट आ जाएगा, ठीक है। करंट एसेट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का आपने जोड़ कैसे कैसे लगाया, इसका भी आप नोट यहाँ पे लिख दोगे और नोट बनाओगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी बनाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए भी यहाँ पे नोट जरूर लिखने हैं, ABCDE करके जहाँ तक आपके बनते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का नोट ए जो है वो देखो कैसे बनाया, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, पहला हेडिंग यही होता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब ये इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया गया, इसलिए इनके बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो पेड अप है 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, फुली पेड अप, तो इसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 8 लाख रुपये, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे 2,10,000 रुपये के, और सरप्लस अकाउंट एच लिमिटेड का था 50,000 रुपये, वर्किंग नोट में बनाया था हमने। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड ये दिए हुए हैं 6,000 रुपये, वर्किंग नोट में बनाए हैं, ठीक है। एच लिमिटेड वाले ये 50,000 आपको बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं ऊपर, जो क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। और ये वाले आपने खुद पता किए थे, ठीक है, जोड़ लगा के ये 56,000, और ये बन गया था 2,66,000 रुपया। तो ये ऊपर मैंने बोल के आपको सारे समझा दिए थे, आपने इस तरह से ये नोट लिख देने, जो आगे नोट नहीं लिखे मैंने कहा भी उसके भी नोट बनाने हैं, तो वो बना देने आपने CDE F करके, जितने भी बनते हैं उनकी सारी कैलकुलेशन आपने करके दिखानी है इस तरह से कि किस किस का जोड़ लगा के आपने कितना किया है। इन्वेंट्री है तो एच लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी थी, एस लिमिटेड की कितनी थी, उनका जोड़ लगा के आपने ऐसे शो करना, ये ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं कि जब भी आपने ये न्यूमेरिकल करना है, तो आपको मैंने कहा है ये जो वर्किंग नोट बनाए हैं ये कैलकुलेशन आपने ज़रूर करनी है। कोई भी न्यूमेरिकल जब आ जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए, तो आपको ये कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। कौन सी, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैपिटल प्रॉफिट के लिए जो पीरियड है जिसको हम प्री एक्विजिशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, पहले वो पता करना पड़ेगा कि वो कितने महीने का बनता है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए आपको पता करना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 9 महीने 3 महीने आया था, हर एक क्वेश्चन में आपको ये करनी ही पड़ेगी, उसी बेस के ऊपर आप कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट पता कर सकोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो होगा कैलकुलेशन, वो होगी आपको प्रॉफिट पता करने की, प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, जो करंट पीरियड है, ठीक है, उसके लिए प्रॉफिट कितना हुआ। तो उस प्रॉफिट को फिर आपने 2 पार्ट में बांटना होगा, कैपिटल में और रेवेन्यू प्रॉफिट में, ठीक है। ये 9 महीने 3 महीने आपको इसलिए ऊपर बताया है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा वो होगा टोटल कैपिटल प्रॉफिट, ये आपको पता करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद है गुडविल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये आपको पता करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। और ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पता करना, गुडविल पता करनी है, तो इसके लिए आपको कहा है इसमें शामिल होगा कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। और सरप्लस जब पता करना आपने, बैलेंस ऑफ सरप्लस, इसमें ऐड होगा आपके पास रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आगे आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपको बताया ये नोट नंबर जो है वो आपने लिखते जाना है। यहाँ पे मैंने नोट नंबर नहीं लिखे हैं, तो यहाँ भी आप नोट नंबर लिख के इनकी कैलकुलेशन जो है उसको बताओगे आप, ठीक है।